नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, जिसे राजद्रोह की धारा कहते हैं, इसके बारे में जब भी नरेंद्र मोदी सरकार या उनके नेता कुछ भी बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे तमाम विसंगतियों को पार करके यहाँ तक पहुँची है और नरेंद्र मोदी खुद भी कांग्रेस पार्टी के तमाम उत्पीड़न के शिकार रहे हैं और ऐसी धाराओं में, ऐसे मामलों में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं थे। और जब देश आज़ाद हुआ तभी राजद्रोह को लेकर के तमाम तरह की बातें चली और उम्मीद की जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार इस सवाल पर जो फैसला लेगी उससे उसकी छवि में निखार आएगा। अपने परिष्कृत मंतव्य तथा विवेक आधारित कदम से बचाव करने में नरेंद्र मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में मर्यादित हो गई। छवि बिगड़ी नहीं, सलाखों के पीछे से सत्ता पर आने वाली राजग सरकार द्वारा नागरिकों का हनन अक्षम्य हो जाता है। नेहरू और इंदिरा सरकार द्वारा ऐसी जन विरोधी कृतियां की जाती रहीं। इमरजेंसी 1975 और 77 इसका चरम बिंदु रही है। मोदी तब स्वयं सेवक थे। गुजरात में राजद्रोह के अपराध में जेल काट रहे लोगों को समाचार पत्र पहुंचाते थे और उन्हें सुविधाएं मुहैया कराते थे। यह काम उनके जिम्मे था। सवाल यह उठता है कि फिर उनकी सरकार ने इस राजद्रोह कानून, जिसे बरतानवी हुकूमत ने आज़ादी के दीवानों का दमन करने के लिए रचा था, उसे क्यों लागू करना चाहा। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी इसके पहले शिकार थे। हालांकि अंबेडकर ने इसे संविधान की धारा 124 ए बना दिया था। इसी विषय पर खेदजनक अचंभा व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति नूतल पाटी वेंकट रमन ने गत दिवस उच्चतम न्यायालय में पूछा भी था कि ऐसे अहितकारी काले कानून के औपनिवेशिक बोझ को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में यह सरकार क्यों ढोना चाहती है। तेलुगु भाषी श्रमजीवी पत्रकार से प्रधान न्यायाधीश बने इस जज ने 1975 में आपातकाल का विरोध किया था। भूमिगत हो गए थे। राजद्रोह के कानून पर वेंकटरमन बोले, एक बढ़ई को टहनी काटने के लिए आरा दिया गया था, वह पूरे जंगल को काटने पर ही आमादा हो गया। इस पर सरकारी वकील ने तत्काल बहस को स्थगन करने की याचना की, मोहलत मांगी। बताया कि मोदी सरकार उत्तर में परिमार्जित प्रपत्र दाखिल करेगी, मगर इतने से ही पर्याप्त भरपाई नहीं होगी। मोदी सरकार को तहकीकात करानी होगी कि राजग शासन कैसे ऐसे जन विरोधी निशंस कानून के पक्ष में चला गया। आखिर वह सोनिया कांग्रेस की सरकार तो नहीं है जो सास के आपातकाल का बचाव करे। मोदी सरकार ने करीब 1500 ब्रिटिश काले कानूनों का गत वर्षों में खात्मा किया है। फिर यह 124 ए धारा क्यों बरकरार है। विधि मंत्री किरण रिजिजू और उनके विधि सलाहकार तथा आला अफसरों से जवाब तलब किया जाए। विश्व पटल पर मोदी सरकार की लोकप्रियता को साजिशन इसके मार्फत धूमिल किया गया है। यहाँ मोदी सरकार के 90 वर्षीय महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल पर भी सवालिया निशान लगते हैं। वे सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य भांप गए थे कि इस संवैधानिक धारा के दुरुपयोग पर 3 जज वाली पीठ आशंकित है। फिर वेणुगोपाल क्यों जीरा कराते रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कोर्ट में कह डाला था कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार, पटना हाई कोर्ट 1962 का निर्णय ही मान्य है। इस फैसले से धारा 124 ए द्वारा अव्यक्त के आधार को संकुचित किया गया है, उसे प्रहार का औजार बनाया गया था। केदारनाथ सिंह बेगूसराय बिहार के फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जिन्होंने कांग्रेसी शासकों को जमींदारों तथा सरमाएदारों का गुर्गा कहा था। इसी बात 1954 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बनाम यूपी सरकार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को संपूर्णानंद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। डॉक्टर लोहिया को गुलाम भारत के विशेष अधिकार कानून 1932 के तहत कैद किया गया था, लेकिन बाद में डॉक्टर लोहिया को रिहा करना पड़ा। विशेष कानून अधिकार एक्ट को उच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया। इसके विरुद्ध अपील भी उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी थी। सत्ता के विरोध करने के इस जनवादी अधिकार की मांग के लोहिया वाले प्रकरण पर जिस पीठ ने निर्णय दिया, उसमें प्रधान न्यायाधीश कोका सुब्बा राव, न्यायमूर्ति BP सिन्हा, न्यायमूर्ति JC शाह दोनों बाद में प्रधान न्यायाधीश हुए तथा न्यायमूर्ति PB गजेंद्र गड़कर थे। सभी ने लोहिया को मुक्त किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को स्वीकारा।
इसीलिए ज़्यादा ताजुब हुआ कि धारा 124 से, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात होता रहा, उसकी राजग सरकार पक्षधर कैसे हो गई है। लोकतंत्र के आराधक नागरिकों को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के स्वर्गीय पिता श्री बैरिस्टर मिलाथ कृष्णन नाम्बियार का अनायास स्मरण हो आता है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में केरल के कम्युनिस्ट सांसद ए गोपाला की नेहरू सरकार द्वारा गैर कानूनी गिरफ्तारी के विरुद्ध मुकदमा लड़ा था। मूलाधिकार की रक्षा के लिए यह आज़ादी के बाद का पहला महत्वपूर्ण मुकदमा था। सोली सोराबर्जा तथा न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर के शब्दों में नाम्बियार का तर्क बड़ा प्रभावी था। नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष में सशक्त प्रस्तुतिकरण हुआ था। इसीलिए आश्चर्य हुआ कि व्यक्तिगत अधिकारों के प्रबल हिमायती नाम्बियार के पुत्र रत्न वेणुगोपाल धारा 124A की कैसे पैरवी कर रहे हैं। नाम्बियार का 18 दिसंबर 1975 को निधन हो गया। वे इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के घोषणा के प्रबल विरोधी थे। अगर आज वो होते तो अपने बेटे द्वारा 124A के पक्ष में दी जा रही दलील की धज्जियां उड़ा देते। यहाँ एक दस्तावेजी ऐतिहासिक घटना का जिक्र जरूरी है। भारत के स्वतंत्र होते ही नागरिक आज़ादी पर प्रहार करने वाले ब्रिटिश कानूनों का कांग्रेस सरकार ने बड़े सवार कर लागू किया। प्रधानमंत्री बनते ही जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान कर दिया था कि स्वाधीन भारत में सत्याग्रह अब प्रसंगहीन हो गया है। उनका बयान आया था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिल्ली में नेपाली दूतावास के समक्ष इस हिमालयी हिंदू राष्ट्र में लोक सेवकों के लिए सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हुए थे। तारीख थी 25 मई 1949। नेपाली वंशानुगत प्रधानमंत्री राणा परिवार वाले लोग नेपाल नरेश को कठपुतली बनाकर जनता का दमन कर रहे थे। ब्रिटिश और पुर्तगाली जेलों में सालों कैद रहने वाले लोहिया को विश्वास था कि आज़ाद भारत में उन्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन लोहिया का विश्वास टूट गया। इस सत्याग्रह में उन्हें कैद के पूर्व नई दिल्ली की सड़क पर अश्रुगैस तथा लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा। अतः आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों में यह सवाल उठ गया था कि सत्ता का विरोध, सार्वजनिक प्रदर्शन करना और सिविल नाफरमानी क्या लोकतंत्र की पहचान बने रहेंगे अथवा मिटा दिए जाएंगे। सत्ता सुख भोगने वाले कांग्रेसियों को 1977 में विपक्ष में आने के बाद यह पता चला कि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। जन पक्षधरता के लिए सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन यह अनिवार्य है, इसे सजोना चाहिए। यह अवधारणा फिर भी विगत 7 वर्षों में खासकर उभरी है, व्यापी है। जब से कांग्रेस विपक्ष में आई है, चिंतक स्टुअर्ट मिल ने इसका वैचारिक आधार तथा प्रमाण रचा था, जो अकाट्य और अनवरत रहा। जब उन्होंने यह कहा था कि 99 लोगों को भी यह हक नहीं है कि वो किसी एक असहमत और भिन्न राय वालों पर अपनी राय थोप दें, अपनी राय लाद दें। ब्रिटेन में पले बड़े और शिक्षा पाए नेहरू ने हालांकि इसको ख़त्म कर दिया था, पर नरेंद्र मोदी को इसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जो जन समर्थन मिला है वो लोक पक्ष है। और जब उन 2014 में नरेंद्र मोदी की इमरजेंस हो रही थी, उनका प्रादुर्भाव हो रहा था राष्ट्रीय राजनीति में, उस समय जन आंदोलन पृष्ठभूमि और आधार बना था। जन आंदोलन नहीं होता, लोगों के गुस्से का इस तरह प्रकटीकरण नहीं होता, इस पर बंदिशें होती, तो शायद आज नरेंद्र मोदी की इमरजेंस नहीं हो पाती, उनकी सरकार नहीं बन पाती। इसलिए लोगों के गुस्से को, लोगों की नाराज़गी को, सत्याग्रह को, सिविल नाफरमानी को स्वीकार करना चाहिए और उसे जगह देनी चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।